हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले एसएससी एमटीएस प्लस हवलदार एग्जाम के आने वाले शिफ्टों के लिए मॉडल पेपर नंबर 7, जिसमें आज के इस सेशन में जीके इंग्लिश रीजनिंग के टोटल 55 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और साथियों, हम लोग का टारगेट क्या था, जो कि 4 नवंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में जितने भी शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है उनमें साथियों फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना था। अब लेकिन साथियों टारगेट हमारा क्या है, 11 नवंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में जितने भी आपका साथियों एग्जाम होने वाला है उनमें फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना है। तो जिनका एग्जाम साथियों 11 नवंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में है वो टारगेट हमारा बना ले साथियों, क्योंकि देखिए हमें स्कोर बिल्कुल फुल आउट ऑफ फुल करना है, चाहे आपका पहला सेशन हो या आपका सेकंड सेशन हो। पहला सेशन मैथ रीजनिंग होता है जिसमें आपको साथियों 40 क्वेश्चन मिलेंगे, मैथ में 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन मिलेंगे। ओबीसी वालों केवल 10 क्वेश्चन करना रहता है और जनरल वालों केवल 12 क्वेश्चन करना रहता है और एससी एसटी वालों केवल 8 क्वेश्चन। पहला सेशन की बात करें, यहां तक कि इसमें माइनस मार्किंग भी नहीं देखने को आपको मिलेगी। 40 में से 40 करना है, आप इसे अच्छे से क्वालिफाइंग करेंगे यदि आपका बेसिक क्लियर है। तो मैथ में बेसिक क्लियर, आपको हर एक फॉर्मूला याद है, तो समझिए आप बहुत अच्छी तरीके से हर एक दोस्त इसको अच्छे से क्वालिफाई करके आएगा। और रीजनिंग में तो साथ ही हम रीजनिंग में बता दें 20 क्वेश्चन आपको मिलेगा ना, 20 में से कम 17 क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे। और हम सेकंड सेशन की बात करें जिसमें आपका जीके इंग्लिश होता है, जो कि मेन यहीं से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और इसी से एक सीट आपको कंफर्म देखने को मिलेगी। तो इसमें साथियों जीके यदि आपका प्रीवियस ईयर के सवाल कंप्लीट प्लस थोड़ा साथियों डीप है, थोड़ा सा एनालिसिस फैक्ट, मतलब जो क्वेश्चन पूछता है ना उसका जो आपका फैक्ट होता है हर एक ऑप्शन वो क्लियर है, तो समझिए आप 11 से लेकर 14 नवंबर के बीच में आपका एग्जाम है, तो समझिए आप बहुत बेस्ट स्कोर करने वाले। बस आप इतना हमें बता दीजिएगा आपका किस डेट को एग्जाम है। और साथियों हम इंग्लिश की बात करें तो भाई इंग्लिश में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है यदि आपका 2023 का सारा प्रीवियस ईयर का एक बार बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है। देखिए एमटीएस एग्जाम है, ये एग्जाम सरकारी नौकरी हो तो थोड़ा सा तो आपको हल्के में नहीं लेना, अच्छे से पढ़ाई करना है। तो आज की सेशन में साथियों हम लोग टारगेट 50 आउट ऑफ 50 करके चलेंगे और जिसमें हम लोग साथियों जीके इंग्लिश रीजनिंग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके दोस्त, चलिए तो इस सुबह की एक नई शुरुआत करते बहुत अच्छी तरीके से। आप सभी को पता होगा हर एक पर्व अब समाप्त हो जाएगा, इसलिए आपको डेली क्लास जो हम दो देते थे वो इस टाइम नहीं दे पा रहे, लेकिन अब देखिए सुबह 8 बजे, शाम को 6 बजे डेली क्लास आपको बहुत अच्छी तरीके से मॉडल पेपर मिलेगी। ओके दोस्त, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा आप सभी कितना स्कोर बना है। 55 आप इंटू 3 करेंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, 165 आता है। यदि आपको 55 का पहाड़ा होगा तो साथ ही पता होगा तो 55 तिहाई आपका 165 होता है। तो 165 में से आपका कितना स्कोर बना ये जरूर बताइए स्कोर। ओके साथी, चलिए तो दिन की शुरुआत बहुत अच्छी तरीके से करेंगे और जिनका एग्जाम 11 से लेकर 14 नवंबर के बीच में उनको तो देखिए पहले बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, क्योंकि पेपर बहुत अच्छा उनका जाने वाला है। पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में गौवध निषेध राजनीति के निदेशक तत्व का एक भाग है? तो संविधान के जो साथी गौवध निषेध राजनीति के निदेशक तत्व का एक भाग है वो अनुच्छेद आपका 48 है। तो पहले का हम लोग का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर देखिए सेकेंड। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित कितने विषय हैं? तो संविधान की जो 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित विषय हैं वो टोटल सतह आपका 29 विषय है, यानी 29 विषय है। डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो जो भारतीय संविधान का प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है, तो देखिए पहले भारतीय संविधान के प्रस्तावना का जो हिस्सा कौन कौन है, एक तो देखिए स्वतंत्रता है, समानता है, न्याय है, लेकिन साथियों कुलीन तंत्र नहीं है। तो इस तरह से हम लोग का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 4। 2023 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया? ये साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। तो 2023 में जो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ था इसमें भारत ने साथियों तीसरा आप पदक के मामले में अब स्थान प्राप्त किया था। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 5। पीएम जय के कार्यान्वयन के लिए कौन सा संगठन नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है? ये साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। जो पीएम जय के कार्यान्वयन के लिए जो संगठन नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है वो साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी करता है। यहां से भी ऑप्शन क्या होने वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 6।
भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद विधि के शासन की स्थापना करता है? तो भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद विधि के शासन की स्थापना करता है? तो दोस्त अनुच्छेद 40 करता है। और क्या अनुच्छेद करता है साथियों, बता सकते हैं जो आपका अनुच्छेद 14 है ये और क्या कर सकता है? और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे जो अनुच्छेद 17 है इसमें किसका उल्लेख है, किसका वर्णन है? कमेंट बॉक्स में सॉल्व का राइट ऑप्शन देंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 7। विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस में स्थित है? तो विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना ये किस में स्थित है? तो मेरा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ सबका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 8। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र रबड़ का एक महत्वपूर्ण आपूर्ति करता है? तो साथी जो आपका रबड़ का एक क्षेत्र जो कि महत्वपूर्ण आपूर्ति करता है वो साथी क्षेत्र है भूमध्य रेखीय क्षेत्र है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ सबका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर देखिए 9। इल्बर्ट बिल जिसे 1883 में पेश किया गया था निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? आपसे सवाल पूछेगा कि इल्बर्ट बिल है ये साथियों किस वर्ष में पेश किया गया था? तो 1883 में पेश किया गया था, जो कि साथी ये न्यायपालिका संबंधित है। याद रखिएगा न्यायपालिका से इल्बर्ट बिल संबंधित जो कि 1883 में पेश किया गया था। डी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। बस भाई आपको देखिए क्लास में रहना है, आपको पूरा यार हम अच्छे से एकदम आसान भाषा में हर एक क्वेश्चन को डील कराएंगे और अच्छे समझा कर उसको याद भी करा देंगे। उम्मीद करूँगा आपको बहुत अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आप बहुत अच्छे से याद भी करते चलेंगे साथ में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद किस वायसराय को भारत का गवर्नर चुना गया था? तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन जब हुआ था साथियों उस टाइम लॉर्ड माउंटबेटन को क्या किया गया था, भारत का गवर्नर जनरल चुन लिया गया था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सबका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। याद रखिए जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था साथियों उसके बाद साथियों वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन भारत का गवर्नर जनरल बन गए थे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर देखिए 11। किस वर्ष में भारत में सबसे बड़ी जनगणना संचालित हो रही या हो चुकी है साथी? तो किस वर्ष में भारत में सबसे बड़ी जनगणना संचालित हो रही है मेरे भाई? तो ये जो आपकी साथियों जनगणना 15 नंबर की थी 2011 वाली, ये साथियों क्या है सबसे बड़ी जनगणना संचालित हो रही है या हो चुकी है? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। 2021 वाला साथियों जनगणना हो चुकी होती तो आपके पेपर में वही सवाल आता है, लेकिन पैंडमिक कोविड की वजह से भाई रुका हुआ है, वो नहीं हो रहा, तो अब सवाल बनता है तो 2011 से ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अगस्त 2023 में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों जो अगस्त 2023 में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं वो जय वर्मा सिन्हा को। यहाँ से भी ऑप्शन आपको क्या होने वाला है साथी, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 13। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किस मंदिर पर मेले का आयोजन होता है? भाई आप सभी से रिक्वेस्ट किए, आप देखिए जो अपना 28 राज्य साथी इनमें के मतलब कि राज्यपाल देख लीजिएगा, 2023 वाला राज्यपाल देखिए किसे नियुक्त किया गया है, और मुख्यमंत्री मतलब पिछला मुख्यमंत्री देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये दो टॉपिक्स आपके पेपर में सवाल 100% देखने को मिलेगा। मैं आप सभी बता दे रहा हूँ, देखिए ये आपका काम है बिल्कुल साथियों, 2 से 3 मिनट लगेगा। एक बार राज्यपाल का देख लीजिएगा लिस्ट 2023-24 का, उसके बाद साथियों मुख्यमंत्री का देख लीजिएगा, हर एक राज्य का अच्छे से देखिएगा। यदि आपको 3 नंबर लेना है क्योंकि पेपर में डायरेक्ट वही सवाल आएगा भाई, मैं आप सभी बता दे रहा हूँ। तो राम रेखा मंदिर साथियों जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन किस मंदिर में मेले का आयोजन होता है? तो राम रेखा मंदिर पर होता है। ऑप्शन है यहाँ से आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर देखिए 14। गिर राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदी बहती है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान से हिरन नदी होकर बहती है। ऑप्शन के हिसाब से सी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 15। भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रही थी? तो भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रही थी? तो ये साथी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में थी। यहाँ से बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 16। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो प्रथम वित्त आयोग का गठन वर्ष 1991 में किया गया था। यहाँ से साथी आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 17। 10 कठिया नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो साथी 10 कठिया नृत्य ये किस राज्य में किया जाता है? तो याद रखिए उड़ीसा राज्य में किया जाता है। यहाँ से ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 18। एशियाई खेल 2023 में भारत की
महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? भाई देखिए, एशियाई खेल 2023 में भारत की महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो भाई याद रखिए, श्रीलंका देश को हराकर। यहाँ से बी ऑप्शन क्या होने वाला है? बिल्कुल राइट ऑप्शन। ये इंपॉर्टेंट भी सवाल है मेरे भाई, याद रखिएगा। तो चैनल पे जितने नए लोग हैं साथी, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे। बगल में आपको साथी नोटिफिकेशन का एक घंटा दिया होगा, उसको जरूर ऑन कर लीजिएगा। जब भी आपको डेली क्लास सुबह 8 बजे मिलेगी या शाम को 6 बजे, भाई आपको आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। और अभी तक तो हम लोग एमटीएस का लास्ट सप्ताह के एग्जाम की तैयारी करें, बस उसके बाद साथियों 15 तारीख से देखिएगा हम लोग जीडी क्लास बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करने वाले हैं और रेलवे एग्जाम को टारगेट करेंगे। भाई हम आपसे कहा था कि हम सबसे पहले हम एमटीएस के सभी दोस्त का साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि देखिए हमने उनके साथ लगभग 1.5 महीने लगातार, साथ ही 2 महीने हर एक मतलब सेम टाइम से क्लास दिया हो, तो भाई वैसे कैसे छोड़ सकते हैं। इसलिए जिनका एग्जाम साथ हो जाएगा और वो एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहेंगे 2025 में, जो आपका 2-2.5 महीना केवल बाकी है, भाई बहुत अच्छी क्लास आपको दूंगा। और आप सभी को पता होगा एमटीएस का भी क्लास मैं वैसा ही दिया, बिल्कुल जिस तरह से सवाल आपके पेपर में बनते हैं। ओके दोस्त, तो इसलिए आपको चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करेंगे। इससे हमें मोटिवेट मिलता है साथियों कि आपका जो एक लाइक और शेयर होता है ना, वो हमसे बहुत मोटिवेट करता है हमें कि आप लोग क्लास बहुत अच्छी तरीके से डेली का डेली प्रोवाइड करें। ओके दोस्त, देखिए 13वीं शताब्दी में काकतीय वंश ने किस किले का निर्माण करवाया था? तो 13वीं शताब्दी में जो काकतीय वंश ने एक किले का निर्माण करवाया था, वो साथियों गोलकुंडा किले का निर्माण करवाया था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 देखिए। औद्योगिक उदारीकरण की नई शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी? तो साथ ही 8वीं पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी, जो आपका औद्योगिकरण उदारीकरण थी, इसकी शुरुआत याद रखिएगा। चलिए इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 21। भारत ने राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी को किस देश के संविधान से लिया? ये तो काफी फेमस सवाल है साथ ही और इंपॉर्टेंट भी सवाल है। जो डीपीएसपी लिया गया ये आयरलैंड के देश के संविधान से लिया गया है। बी ऑप्शन मेरे भाई आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 22। जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया गठन किस वर्ष किया गया था? तो जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया गठन साथ ही 1965 में किया गया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 23। महाराणा संगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था साथी? ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। महाराणा संगा ने जो इब्राहिम लोदी को साथी हराया था, वो खतौली की युद्ध में हराया था। खतौली की युद्ध में। बी ऑप्शन ध्यान से देंगे, ऑप्शन भी आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 24। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो साथ ही ये सवाल हम आप सभी को होमवर्क में देना चाहेंगे कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ये भाई लगता है ट्रेंड में सवाल चलता है, बताएंगे आप लोग राइट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में। देखिए सभी दोस्त कम से कम 100 राइट ऑप्शन आना चाहिए कमेंट में, हमें दिखना चाहिए सभी साथी से, ये मान के चलिएगा। नेक्स्ट नंबर चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 25 देखिए। हरिशेर किसके दरबारी कवि थे? तो हरिशेर साथी समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। यहां से भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 26 है। खगेन महंत किस राज्य के लोक संगीत में एक उल्लेखनीय व्यक्ति थे? तो जो खगेन महंत साथी ये असम राज्य के लोक संगीत में एक उल्लेखनीय व्यक्ति थे। डी ऑप्शन क्या होने वाला आपका? यहां से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के कितने समूह हैं? तो भारतीय संविधान के भाग 3 में साथी मौलिक अधिकार कितने समूह हैं? तो टोटल आपको साथियों 6 समूह, याद रखिएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 28। बीसू के नाम से नववर्ष को किस राज्य में मनाया जाता है? जो साथियों बीसू त्यौहार मनाया जाता है ना, ये नाम से जो बीसू के नाम से 9 वर्ष के किस राज्य में मनाया जाता है? 9 वर्ष में याद रखिए दोस्तों, नए साल पे, तो ये केरल राज्य में मनाया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 29। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे साथी, हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई पुस्तक इनमें से कौन सी थी? तो देखिए इनमें से साथी तो रत्नावली केवल दिख रही है। रत्नावली के लेखक कौन है साथी? तो हर्षवर्धन है। सी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या आप हमें बता सकते हैं साथियों कि हर्षचरित और कादम्बरी और गीत गोविंद के लेखक कौन है? बिल्कुल मिलता जुलता नाम है साथी। राइट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में दीजिए। यदि आपको नहीं याद है तो प्लीज़ भाई आप लोग इस तीनों के जो लेखक है इसको अच्छे से याद करेंगे और सर्च करके आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि ये जो तीनों ऑप्शन दिख रहे हैं आपका ए बी डी ना, वो समझिए आपके पेपर में हो सकता है कि बाई चांस लग सा दिया तो एक सवाल
आ सकता है। तो पंडित शंभू महाराज एक प्रसिद्ध कौन से नर्तक है? तो पंडित शंभू महाराज मेरे भाई ये कथक के नर्तक है। यहाँ से ऑप्शन सी क्या होने वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 31। बास्केटबॉल कोर्ट का आयाम कितना होता है? तो सर जी बास्केटबॉल का जो कोर्ट का आयाम होता है वो साथ ही आपका 28 × 15 मीटर होता है। यहाँ से देखिए ऑप्शन भी आपको क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 32। हिंदू विवाहिता महिलाओं का पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो साथी जो हिंदू विवाहिता महिलाओं का पृथक निवास एवं भरण पोषण था ये अधिनियम लागू हुआ था वर्ष 1946 में पारित किया गया था। लागू नहीं किया गया था, पारित किया गया था। डी ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके 1946। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 33। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई थी? जो साथी आपका सांसद आदर्श ग्राम योजना है इसकी शुरुआत आप लोग याद रखिएगा 11 अक्टूबर 2014 में की गई थी। यहाँ से ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 34। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो हमने साथियों राज्यपाल सवाल लिया इसलिए पेपर में आ रहे हैं। देखिए हमने राष्ट्रपति से सवाल उपराज्यपाल की कर दिया क्योंकि राष्ट्रपति सवाल आ रहे हैं पेपर में और राज्यपाल से भी सवाल आ रहे हैं। तो उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति साहब करते हैं। इस तरह से ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 35। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है? तो इनमें से कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है? तो संसदीय सरकार, आपसे सवाल पूछता है कि संसदीय सरकार किस देश के संविधान से ली गई है? तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। बी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 36। अब देखिए दोस्त आपका इंग्लिश क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ध्यान से देखेंगे हर एक क्वेश्चन। चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द फॉलोइंग वर्ड। इनका मतलब साथियों अपोजिट मतलब एंटोनी, विलोम शब्द, सीधे साथी विलोम शब्द आप जिसे जानते हैं हिंदी में उसको अपोजिट बोलते हैं, एंटोनी बोलते हैं। तो इनलार्ज मतलब क्या होता है? बड़े आकार में, जिससे आप लोग बोलते हैं बड़े आकार में जिसे बोलते हैं। तो उसका क्या हो जाएगा? इंटायर हो जाएगा। क्या है इंटायर मतलब क्या होता है? पूरा, संपूर्ण जिसे बोलता है। और डिमिनिश का मतलब होता है साथियों घटाना, कम करना, छोटा। जैसे कि कोई बड़ा आकार है तो हमारा उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा साथियों। छोटे आकार वाला या आपका घटाना कम करना तो डिमिनिश हो जाएगा मेरे भाई। इस सवाल का राइट ऑप्शन इनलार्ज का अपोजिट क्या होगा? डिमिनिश। और एक्सेलरेट का तो मतलब साथियों गति बढ़ाना, तेज मतलब तेजी लाना किसी चीज में। तो एक्सेप्ट मतलब नहीं होगा इस सवाल का राइट ऑप्शन। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा डिमिनिश। इनलार्ज का अपोजिट क्या हो जाएगा? डिमिनिश। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 37। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन। चलिए अब बताइए करेक्टली स्पेलिंग वाला वर्ड बताना। आपके पेपर में साथ ही 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। एडवर्सिटी दिया है, एडवर्सिटी मतलब से आपदा जिसे होता है, दुर्भाग्य होता है, मुसीबत होता है। तो इसका राइट स्पेलिंग क्या होता है एडवर्सिटी का? ADVERSITY होता है मेरे भाई। एडवर्सिटी ADVERSI। देखिए ऑप्शन सी देखिए बिल्कुल राइट ऑप्शन दिया है। ऑप्शन सी क्या है? एडवर्सिटी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है स्पेलिंग वाला। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 38। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड। तो पर्सन हु रॉब शिप्स मतलब साथी वह व्यक्ति जो साथी जहाजों को लूटता है उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पर्सन हु रॉब शिप्स। वह व्यक्ति जो जहाजों को लूटता है उसको क्या बोलेंगे मेरे भाई? पायरेट्स बोलेंगे। बिल्कुल पायरेट्स बोला जाता है साथियों। पायरेट्स याद है कि समुद्री डाकू होते हैं भाई। पायरेट्स मतलब क्या होता है मेरे भाई? समुद्री डाकू होते हैं, याद रखिएगा। और बंडिट्स का मतलब क्या होता है? आपका डाकू लोग होते हैं। डेक्वेट्स मतलब डाकू ही होता है, याद रखिए दोस्तों। ये पायरेट्स मतलब क्या हो जाएगा? समुद्री डाकू, जहाजी डाकू। तो इस तरह से ए ऑप्शन होगा साथी। जो व्यक्ति जहाजों को लूटता है उसको क्या बोलेंगे? जहाज वाला डाकू बोलेंगे। तो उसको क्या बोलेंगे? पायरेट्स बोलेंगे। ऑप्शन ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 39। विच वर्ड आर वर्ड एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम। इडियम मतलब साथी मुहावरा होता है। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। तो बोल्ड फ्रॉम द ब्लू मतलब साथी आकस्मिक घटना कोई होता है, पूर्ण आश्चर्य हो जाए आप, जैसे आपको कोई कंप्लीटली आश्चर्य कर दे साथियों, कुछ पूरी तरह से साथियों अप्रत्याशित घटना हो जाए।
उसके लिए क्या हो जाएगा, कंप्लीट सरप्राइज हो जाएगा, जैसे कि कंप्लीटली सरप्राइज मिल जाए। तो इस तरह से बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का इडियम क्या हो जाएगा, कंप्लीट सरप्राइज होता है साथियों। बी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू साथियों मतलब आकस्मिक कोई घटना होता है, पूर्ण आश्चर्य हो जाए, कुछ पूरी तरह से अप्रत्याशित, तो कंप्लीटली सरप्राइज, तो बी ऑप्शन यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 40। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम मतलब साथियों मुहावरा होता है। स्केप वन लिप्स मतलब किसी के होठों से बचो, यानी साथियों पकड़ सजा या किसी की खतरे से बचना होता है, एक प्रकार का मुहावरा से बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा साथियों, तो साथियों इसको बोलेंगे स्पीक अनइंटेंशनली हो जाएगा। इसके माने क्या होता है, अनजाने में या धोखे से बोलना साथी, अनजाने या धोखे से बोलना, इसको क्या बोलते हैं, स्पीक अनइंटेंशनली होता है। तो इस तरह से सी ऑप्शन इस सवाल का क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 41। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। रैपिड मतलब बहुत तेज होता है, साथ ही तेज होता है, तो इसका क्या हो जाएगा सर जी राइट ऑप्शन, तो स्लो हो जाएगा। फ्रंट तो होगा नहीं, इनफैमी नहीं होगा, क्रूड तो होगा नहीं मेरे भाई, स्लो होगा, क्योंकि रैपिड तेज, एंटोनिम पूछा, विलोम शब्द पूछा, अपोजिट होता है, इसके माने आपको बताना रहता है। तो ए ऑप्शन रैपिड का एंटोनिम स्लो होगा, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर मेरे भाई देखिए 42। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। करेक्टली का सिनोनिम्स बताइए। करेक्टली मतलब क्या होता है, बिल्कुल सही ढंग से, क्या हो जाएगा, मॉडरेटली। मॉडरेटली का मतलब क्या होता है मेरे भाई, मध्यम औसत दर्जे में। पार्शियली मतलब क्या होता है, आंशिक रूप से होता है। और प्रॉम्प्टली क्या मतलब होता है साथी, तत्काल होता है भाई। और एक्यूरेटली क्या होता है आपका, बिल्कुल सही रूप से मेरे भाई, करेक्टली एक्यूरेटली, बिल्कुल डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 43। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। लेक्सियोग्राफिकल, सभी देखिए लेक्सिकोग्राफिकल लिखा है, इसके माने होता है साथियों शब्दकोश जो संबंध होता है ना, उसका स्पेलिंग क्या होता है, LEXICOGRAPHICAL होता है। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल मेरे भाई करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेक्सिकोग्राफिकल होता है, इसके माने क्या होता है, शब्दकोश संबंधी होता है। ये ऑप्शन राइट ऑप्शन, ध्यान से देख लिया स्पेलिंग मेरे भाई। GRAPHI होता है, सब में देखें कुछ ना कुछ अलग दिया है, केवल एक एक वर्ड रहेगा उसमें डिफरेंस आती है आपके पेपर में, या तो मिस स्पेल या इनकरेक्टली स्पेल वर्ड रहेगा, या तो करेक्ट रहेगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर देखिए मेरे भाई 44। गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड। चेरिश का सिनोनिम्स बताइए। सिनोनिम्स मतलब समानार्थी पर्यायवाची शब्द। अच्छा लगना होता है सती, अच्छा लगना, चेरिश मतलब अच्छा लगना है। ट्रेजर मतलब खजाना, निधि जिसे बोलते हैं। डिसरिगार्ड मतलब अपमान होता है, अपुच्छा होता है, उदासीनता होता है। और फॉरसेक मतलब त्यागना होता है। कॉन्टेस्ट मतलब प्रतियोगिता होता है। तो चेरिश मतलब साथियों अच्छा लगना होता है, तो आपका खजाना निधि हो जाएगा, ट्रेजर हो जाएगा साथी। 44 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 45। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन इडियम। भाई कितना रहा, गेट अ किक आउट ऑफ मतलब किसी चीज़ का आनंद लेना, जिससे आप लोग बोलते हैं ना किसी चीज़ का आनंद लेना, तो क्या हो जाएगा, इंजॉय समथिंग होता है मेरे भाई, इंजॉय समथिंग होता है। जैसे कि आप बोल सकते हैं किसी चीज़ के, आप किसी चीज़ का आनंद लेते हैं, जैसे कि कोई वीडियो हमारे सामने आता है तो उसको देखकर हम लोग आनंद लेते हैं। जैसे कि इसमें आपका ट्रेंडिंग में चल रहा है बिल्ली का जो वीडियो होता है उसको सब उसका मतलब कि उसमें साथियों शीशे में दिखाकर उसका जो जैसे कुत्ते का शीशे में वीडियो दिखा देते मजा आ जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं साथियों, गेट अ किक आउट ऑफ मतलब इंजॉय समथिंग, किसी चीज़ का मजा लेना साथियों। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ सबका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 46। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एग्रेस मतलब निकास होता है मेरे भाई। इंट्रेंस क्या हो जाएगा, इंट्रेंस मतलब प्रवेश द्वार होता है। एग्जिट मतलब साथी बाहर निकलना, जिससे हम लोग किसी चीज़ का निकास करते तो उसका एग्जिट भी तो होगा साथी। तो इग्रेस का क्या हो जाएगा साथी, एग्जिट हो जाएगा सिनोनिम्स, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कर्सरी का एंटोनिम बताइए मेरे भाई, फटाफट बताइए। सतही चलता हुआ, सतही होता है मेरे भाई, या आपका चलता हुआ होता है, तो उसका थ्रो रफ हो जाएगा आपका अच्छी तरह संपूर्ण विस्तृत रूप होता है। तो साथी कर्सरी का ए ऑप्शन होगा, थ्रो रफ होगा। और टेम्पररी का मतलब क्या होता है मेरे भाई, अस्थाई होता है। सुपरफिशियल मतलब साथी सतही होता है। कैजुअल मतलब अनौपचारिक हो जाएगा यहाँ से। तो याद रखिए साथियों कर्सरी का आपका एंटोनिम
थ्रोर ऑफ होगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए मेरे भाई 48। चूज द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एनॉय मतलब क्या होता है? चिढ़ाना होता है, चिढ़ाना होता है मेरे भाई। प्लीज सेटिस्फाई की इरिटेट, बिल्कुल सही, इरिटेट हो जाएगा। प्लीज कृपया, सेटिस्फाई तो होगा नहीं, और आपका इरिटेट होगा मेरे भाई। इरिटेट का मतलब चिढ़ाना ही होता है, क्योंकि हमें देखिए सिनोनिम्स बताना है, समानार्थी शब्द होता है पर्यायवाची। तो एनॉय चिढ़ाना, इरिटेट मतलब चिढ़ाना। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 49। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। रीजनिंग के सवाल आ चुके हैं आपके बीच में। चलिए पहला ही साथी प्रश्न आपको थोड़ा सा दिल खुश कर देगा कि आपके पेपर में ऐसा प्रश्न देखने को मिल सकता है भाई। बिल्कुल मिलेगा। दो क्वेश्चन, जैसे 14 17 क्या है, फिर इसके बाद उसी तरह हमें 16 से बताना है क्या आएगा। 14 17 भाई हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं, यदि +3 14 में करेंगे तो 17 हो जाएगा। तो यही हम देख लेते हैं, 16 में +3 करते हैं 19 आ रहा है। तो क्या ऐसा ऑप्शन दिया है भाई? देखिए ऑप्शन ए दिया है, आपके पेपर में सवाल आया हुआ है मेरे भाई। तो 49 का ए ऑप्शन, ध्यान दीजिएगा, ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर देखिए मेरे भाई 50। यदि एस का अर्थ गुणा है, बी का अर्थ घटाना है, यम का अर्थ जोड़ है, यल का अर्थ भाग है, तो ये समीकरण में रख कर हमें मान बताइए। चलिए मेरा बिल्कुल हम रख के बता सकते हैं, आपको कुछ करना नहीं है। ये जो समीकरण दिया है ना, इसमें देखेंगे यल, यस, भी, यम दिया है ना, इसके स्थान पे जानते हैं जो आपका प्रश्न में दिया है, जैसे देखिए सबको इंडिकेट कर दिया है। यस का मतलब का अर्थ क्या है? गुणा है। भी का अर्थ घटाना का साइन लगाना है, यम का अर्थ जोड़ लगाना है, और एल का अर्थ भाग लगाना है। ये तो आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम होगा। जैसे चलिए हल करते हैं। 72 एल है, एल का अर्थ देखिए, एल का अर्थ देखिए नीचे सबसे, यहाँ पे मेरे भाई भाग दिया है, तो एल की जगह हम लोग भाग इंडिकेट कर देते हैं, रख देते हैं। 24, उसके बाद यस है, यस का अर्थ देखिए गुणा है, तो यस की जगह हम लोग गुणा रखते हैं, गुणा 3 है। उसका बाद भी है, देखिए यहाँ पे भी का अर्थ देखिए, भी का अर्थ घटाना है, भी का अर्थ घटाना है, तो भी की जगह हम लोग घटा रख देते हैं। उसका देखिए एम है, एम जाहिर से बात देखिए भाग गुणा और आपका घटाना हो गया, यानी प्लस बचा होगा, तो देखिए एम का अर्थ जोड़ यहाँ पे दे दिया है, तो बस हम लोग प्लस आपका रख देते हैं 2। अब इसको सॉल्व कर देते हैं बॉडमस के नियम। तो बॉडमस के नियम सबसे पहले क्या होता है? पहले ब्रैकेट ऑफ, लेकिन ब्रैकेट ऑफ तो है नहीं, तो हम उसके बाद डिवाइड। तो देखिए यहाँ पे 24 तिहाई 72 होता है, इंटू 3 -7 + 2। उसका बाद बॉडमस पर डी खत्म हो गया, मल्टीप्लाई 3 3 9 +7 +2। भाई देखिए ये प्लस में है, ये प्लस में, 9 2 11 और -7 है, तो -7 घटाइए कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा मेरे भाई। तो क्या ऑप्शन 4 ए दे रखा है आपका? बिल्कुल सर जी, ए ऑप्शन दे रखा है। तो 50 के साथ ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं दिक्कत सर जी। चलिए उम्मीद करूंगा समझ के, बस इस तरह आपको साथ ही सवाल को हल करना है। जो साइन दिया तो उसको बस आपको समीकरण में रख के बॉडमस के नियम से हल कर देना है। 51 देखिए, जिस प्रकार इरेजर संबंधित स्टेशनरी से, उसी प्रकार सॉसर से संबंधित क्या होगा? जैसे इरेजर हम लोग लेते हैं तो स्टेशनरी दुकान से मिल जाता है ना, जैसे कोई पेन पेंसिल लेना होता है तो हमें स्टेशनरी की दुकान में बहुत अच्छी तरीके से अवेलेबल होता है, पर्याप्त होता है। तो सॉसर मतलब सॉसर एक प्रकार क्या होता है आप पहले समझिए इसे, जैसे कि कोई थाल होता है, प्याला होता है, जैसे कि डिनर प्लेट से हम लोग सामान लेते हैं, जैसे प्लेट कप हो गया, कोई घर का जो सामान होता है जिसे खाने पीने वाला है, मतलब डिनर से संबंधित होना चाहिए, तो वही सब आपका साथी होता है सॉसर। तो सॉसर किस हो जाएगा? क्रॉकरी होता है, क्रॉकरी की दुकान वही सब होता है साथी, जो डिनर प्लेट देते हैं, साइड प्लेट देते हैं, कॉफ़ी कप देते हैं, वही सब होता है, ध्यान दीजिएगा। तो सॉसर कहाँ मिलेगा आपको? संबंध किससे होगा? क्रॉकरी से, दुकान से संबंधित होगा। डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। समझना भी पड़ेगा साथियों, ऐसे नहीं कि आपको बिल्कुल इजी ही सवाल देखने को मिलेगा, उसको समझना पड़ेगा क्या हो सकता है। चलिए 52 देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर या अक्षरों को चुनिए। विषम अक्षर चुना, तो आप इस वालों को कैसे हल करेंगे? आपको इसी ऑप्शन में ही हल कर देना है, नहीं कि दोबारा लिखने की जरूरत है। जैसे तुरंत देखिए, बी आपका 2 होता है, एफ आपका 6, लेकिन हाँ भाई हम आपको बता दें, यदि आपको इसमें 6 नंबर लेना है तो ए से जेड तक जो आपका अल्फ़ाबेट है उसको हर एक, जैसे ए किस नंबर पर होता है, बी किस नंबर पर होता है, सी किस नंबर पर होता है, ये आपको नंबरिंग पता होना चाहिए। उसका अपोजिट साथ हो आपको मालूम होना, तभी आप इस सवाल का राइट ऑप्शन कर सकते हैं। याद रखिए, जैसे देखिए बी को हमने 2 लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि ए बी दूसरा नंबर पे आता है, एफ आपका 6 नंबर पे आता है, और जे आपका 10 नंबर पे आता है। इसका गैप देखिए 2 से 6 यानी +4, और 6 से 10 यानी +4। ये तो देखिए +4 का है। और देखिए पी आपका 16 नंबर का होता है,
टी आपका 20 होता है और एक्स आपका 24। इसमें भी देखिए साथियों +4 का गैप है। तो साथी आपको पहले और दूसरे ऑप्शन में तो +4 का क्या है डिफरेंस है, ये तो बिल्कुल सेम नजर आ रहे हैं। अब ऑप्शन सी को देखते हैं, JNR। जे आपका 10 नंबर पर होता है, एन आपका 14 नंबर पर होता है, आर आपका 18 नंबर पर। इसमें भी देखिए साथियों 10 से 14 +4 का गैप है, 14 से 18 इसमें भी +4 का गैप है। बिल्कुल अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं दिक्कत। उसके बाद साथियों ऑप्शन डी को देखिए, KOR यानी कि आपका 11 होता है, ओ आपका 15 होता है और आर 18 होता है। लेकिन देखिए भाई 11 से 15 ये तो 4 का गैप है, लेकिन 15 से 18 लेकिन भाई ये तो +3 का गैप हो जा रहा है। इसलिए इनमें से कौन है साथी विषम, तो डी ऑप्शन KOR। ये तीनों तो ऑप्शन साथियों +4 और +4 का गैप है इन तीनों में, लेकिन KOR में पहले KO में तो +4 का है डिफरेंस, लेकिन O से जब R जाएंगे तो +3 का गैप हो जाए, क्योंकि O आपका 15 हो रहा है, R आपका 18 बताया हो रहा है। यानी 15 से आप ऐसा क्या जोड़ेंगे 18, उसमें केवल +3 को जोड़ेंगे। यदि हम +4 करेंगे तो 19 हो जाएगा, 19 में आपका यस होता है। ओके मेरे भाई, इस तरह से डी ऑप्शन है। इस सवाल को आपको लिखने की जरूरत नहीं, तुरंत दिमाग में रहना चाहिए इस तरह के सवाल, याद रखिएगा। ओके मेरे भाई, चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 53। देखिए एक बार फिर से इस तरह के सवाल आया साथी, लेकिन इस तरह को आपको हल करना पड़ेगा। जिससे निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर या अक्षर को चुनिए। यस आर एम का संबंध IHC है, तो ZUQ का संबंध किससे हो जाए। क्वेश्चन मार दीजिएगा आप लोग, फटाफट हल करके बताइए। चलिए हल कर देते हैं। यस आर एम का संबंध किससे हो जाएगा मेरे भाई, IHC से होगा। यस आपका 19 होता है, आर आपका 18 होता है, यम आपका मेरे भाई 13 होता है। ओके दोस्त, उसके बाद आपका आई आपका 9 नंबर पर होता है, एच आपका 8 नंबर पर होता है, सी आपका 3 नंबर पर होता है। 19 से 9 मेरे भाई कैसे आया होगा, 19 में ऐसा क्या करेंगे कि 9 आ जाएगा। इस सवाल को आप लोग 5 कीजिए, उसके बाद हल कीजिए, उसके बाद हमें राइट ऑप्शन बताइए। तो 19 में से यदि हम 10 को माइनस करते तो 9 आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए 18 से 8, यानी इसमें भी 18 में से 10 को माइनस किया तभी 8 यहाँ पे आया है। उसके बाद देखिए 13 से 3, यानी 13 में से फिर -10 किया है तभी 3 आया। 19 में से 10 घटाइए 9 आएगा, 18 से 10 घटाइए 8 आएगा, 13 में से 10 घटाइए 3 है। कुछ भी हो सकता है डिकोडिंग में मेरे भाई, क्रॉस भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है। 6 टाइप यदि आपको पता होगा तो आपका डिकोडिंग या कोडिंग में नहीं गलत होगा, और आपको A से Z तक अल्फ़ाबेट का हर नंबरिंग होगा याद होगा तो भी आपका नहीं गलत होगा। तो इसमें साथियों -10 का डिफरेंस है। तो हमसे किसका पूछा है, ZUQ का पूछा है, ZUQ का पूछा है। Z आपका 26 नंबर होता है, U आपका 21 नंबर, Q आपका 17 नंबर। ओके दोस्त, बिल्कुल 26 में से 10 घटाइए कितना होगा, 16 होगा। बिल्कुल, इसमें से 10 घटाइए, 21 में से 10 घटाएंगे तो 11 आएगा, और 17 में से 10 घटाएंगे तो 7 आएगा। आपका क्या होता है, 16 P होता है, 11 किस नंबर का कौन सा अक्षर होगा, K होता है, 7 कौन सा होता है, G होता है। PKG क्या होता है मेरे भाई, PKG हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन PKG क्या आपका दे रखा है, बिल्कुल सर जी 53 का ए ऑप्शन PKG बिल्कुल राइट ऑप्शन है। -10 का इसमें डिफरेंस होने वाला है। ओके दोस्त, चलिए एक सवाल आपको होमवर्क मिलेगा साथ ही, उसको आपको हमें राइट ऑप्शन बताना है। निम्न प्रश्न में सही समीकरण प्राप्त करने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना जाएगा। इस सवाल को आपको तो साथ ही ऑप्शन के हिसाब से करना पड़ेगा। जैसे हमें इसमें 2 साइन को रखना है, इस समीकरण में हमें आंसर 11 लाना है, यानी हमको इतना हल करने पे 11 आना चाहिए, तभी हम लोग का इस सवाल का राइट ऑप्शन होगा। वही बोला है ना कि निम्न प्रश्न में सही समीकरण प्राप्त करने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना पड़ जाएगा, यानी ऑप्शन से हल करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन को रखना पड़ेगा, जैसे देखिए पहला ऑप्शन डिवाइड और गुणा है, तो इसका मतलब सदी समीकरण में आपको क्या रखना पड़ेगा, गुणा की जगह भाग, भाग की जगह गुणा रखना पड़ेगा भाई, याद रखिएगा। चलिए हम लोग अब पहला ऑप्शन को उठा लेते हैं। पहला ऑप्शन आपका क्या दे रखा है, भाग, और ध्यान से देखिए पहला ऑप्शन उठा रहे मेरे भाई, भाग और गुणा। इसका मतलब हम समीकरण में भाग की जगह गुणा रखेंगे, गुणा की जगह भाग रखेंगे। ओके दोस्त, चलिए देखिए देखते रहिएगा। समीकरण देखिए हमें 11 लाना है, जिसे देखिए 119 माइनस है तो माइनस को ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि उसमें बदलाव नहीं लाना है, गुणा भाग में करना। 21 है मेरे भाई, 119 माइनस 21 से देखिए उसका डिवाइड है, तो डिवाइड की जगह हम लोग गुणा रख देंगे भाई, गुणा 7, उसका प्लस 117 गुणा है। देखिए भाई यहाँ पर गुणा, यानी यहाँ पे हम लोग भाग रख देंगे, भाग आपका 3
हो जाएगा। हमें 11 लाना है तो इसको भी रहने दे, क्या इस सवाल को हम लोग 11 ला देते हैं। चलिए हल किया जाए भाई, बहुत बड़ा लग रहा है आंसर होगा इसका क्या यार 119। आपको सवाल को देखकर डरना नहीं है क्योंकि देखेंगे आंसर यार आपको कितना ईजी मिलेगा, देखिएगा। इंटू 7 प्लस 3 का भाग 117 में जाएगा क्या, 3 त्रिक का 9, 2 3 और 27, 39 बार में चला जाएगा। 39 त्याई आपका 117 होता है। उसका देखिए बॉडमस के नियम, डिवाइड तो कंप्लीट के लिए अब गुणा करते हैं हम। 119 माइनस 21 सत्ते कितना होता है 147 हो जाएगा। आपको पहाड़ा भी मालूम होना चाहिए भाई, जिससे हम लोग को बहुत अच्छी तरीके से हम लोग का करते करते पहाड़ा याद हो चुका है। प्लस 39, अब देखिए ये प्लस 39 और 119 ये दोनों प्लस में है क्योंकि देखिए माइनस 147 से माइनस में है। तो पहले हम लोग देखिए मल्टीप्लाई के लिए, डिवाइड के लिए मल्टीप्लाई, अब इसके बाद एडिशन करेंगे। 39 और 119 कितना होगा आपका 39 और एक इसमें देखिए 40 और 158 होगा, 158 होगा माइनस 147 दिया है तो 158 में से 147 घटाएंगे तो कितना है आपका 11 आएगा भाई, 11 आएगा। देखिए जो कि प्रश्न में दिया है हमें 11 ही लाना था, तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन साथियों डिवाइड और गुणा को समीकरण रखने में हमें आंसर मिल गया भाई। क्या आपका लक्ष्य साथ दिया, क्या आपको इस सवाल का राइट ऑप्शन समझ में आया? समझने का तरीका आप पेपर में बहुत अच्छा से करेंगे। 2 क्वेश्चन मान के चलिए 110% क्वालिफाइंग बताना है आपके पेपर में। तरीका समझिए भाई किस तरह को इस सवाल को हल करना है। यदि यहीं पे साथियों हमें पहला ऑप्शन से नहीं मिलता तो हम लोग फिर दूसरा ऑप्शन को उठाते, प्लस और डिवाइड और प्लस को, यानी डिवाइड की जगह प्लस, प्लस की जगह डिवाइड रखते समीकरण में, उसके बाद फिर से इस तरह हल करते, पहले डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, फिर इसके बाद मान लीजिए ऑप्शन बी नहीं मिला तो ऑप्शन सी को उठाते, माइनस और गुणा, यानी माइनस की जगह गुणा, गुणा की जगह माइनस रख कर चेक करते, उसका लास्ट में 11 आंसर आता तभी समझिए राइट आंसर है। लेकिन हमें तो पहला ही ऑप्शन चिन्ह को रखने से मिल गया, भाग और गुणा को आपस में बदलने पर। ओके दोस्त, चलिए उम्मीद करूंगा आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। 4 का संबंध 60 से है तो 5 का संबंध किससे होगा? बताएं दोस्त, 4 का संबंध किससे है? 60 का है तो 5 का संबंध किससे हो जाएगा? बताइए आप लोग, सोचिए, इस सवाल को पॉज कीजिए, पहले 1 मिनट समय दीजिए तभी हम लोग बताएंगे इस सवाल का राइट ऑप्शन। बताइए आप लोग, पहले सोचिए, सोचने का प्रयास कीजिए 4 से 60 कैसे आया होगा मेरे भाई। तो चलिए हम बता देते हैं, लेकिन 5 का आपको बताना पड़ेगा। जैसे 4 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई आपका 64 होता है ना, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 में से फिर यही -4 कीजिए, कितना आपका आएगा 60 आएगा, आ गया। तो अब उसी तरह आपको साथी 5 का क्यूब करने के बाद 5 माइनस करना है, माइनस करने पर कितना आंसर आएगा वो हमें कमेंट बॉक्स में राइट ऑप्शन देना है। ओके दोस्त, चलिए 50-50 भी कर देते, नहीं 50 नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी जी यार 5 का क्यूब करना है, फिर उसी में से जितना आएगा क्यूब करने पर उसका -5 करेंगे, उसका राइट ऑप्शन दे देना है। ओके दोस्त, इस तरह से आपका टोटल 55 हम लोग के दिन की शुरुआत 55 क्वेश्चनों के साथ हो चुकी है। तो साथ ही अब अपना स्कोर बताइए, वो भी माइनस मार्किंग के साथ। केवल जीके इंग्लिश में माइनस मार्किंग बताइएगा, रीजनिंग में टोटल आपका माइनस मार्किंग नहीं रहेगा। आप जब मैथ करेंगे तो भी इसमें माइनस मार्किंग नहीं देखने को मिलेगा। ओके दोस्त, उम्मीद करूँगा ये सेशन बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। चैनल पे नए तो साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपका कोई भी डाउट है एमटीएस और हवलदार एग्जाम को लेकर तो आप पूछिए साथ, क्योंकि देखिए आज आपका 9 तारीख है, 9, 10, 11 परसों आपका एग्जाम होने वाला भाई। तो अपने मन में कोई भी डाउट नहीं रखना है, एग्जाम सीधे सीधे जाइए, एडमिट कार्ड लीजिएगा, सीधे 2 फोटो ले लीजिएगा, फोटो वैसे जरूरत नहीं लेकिन ले लीजिएगा, काम देगा, कहीं कहीं सेंटर में लग रहा है। उसके बाद एक आईडी प्रूफ ले लीजिएगा आधार कार्ड में, आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड ले लीजिएगा, डीएल ले लीजिएगा या तो वोटर आईडी, इन 4 में से आपके पास एक होना चाहिए अनिवार्य। मेन आपका आधार कार्ड लग रहा है तो आधार कार्ड ले लीजिएगा, सिंपल सा। ओके मेरे भाई, तो चलिए दोस्त इस सेशन का समाप्त करते हैं। मॉडल पेपर 7 नंबर को मिलते साथियों शाम को 6 बजे बहुत अच्छी तरीके से एक नए मॉडल पेपर के साथ। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट आप लोग। जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहे साथियों, ऑल द वेरी बेस्ट सभी को। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।